All right, the next entry is right to admission to various events. This is phase 21 of exemption. Here also we are having some entries, so देख लेते हैं क्या क्या है. Services by way of admission to museum, national park, wildlife sanctuary, tiger reserve और zoo. ठीक है ना. तो here we are having certain exception की यहाँ पे देखो जो नेचर ओरिएंटेड या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जो होते हैं उनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है और गवर्नमेंट बोलता है अगर आप नेशनल पार्क में जाते हो तो ऑब्वियसली एंट्री इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टिकट, but you don't have to pay GST on that, तो your entry become light costlier. और क्योंकि कम कॉस्ट होती है तो यू मे प्रेफर विजिटिंग म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑल, एंड यू मस्ट विजिट, यू शुड कनेक्ट विद नेचर. तो यहाँ पे बात होती है, यहाँ पे भी आप बाहर जाते हो, whenever you go outside, आप कोई नए टाउन में चले जाते हो, even in Mumbai we are having national park at Borivali, you should go someday, you should visit there, sit there for whole day and try to connect with the nature. और एंट्री के यहाँ पे एंट्री फी के ऊपर एंट्री फी जरूर होगी लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं होगी. सेकेंड, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स so declared under the ancient monuments and archaeological site and remains at 1958 or any other state act for timing in force. तो ताजमहल देखने गए, कुतुब मीनार देखने गए, रायगढ़ फोर्ट देखने गए, ऐसी कुछ चीजें अगर आप देखने जाते हो तो वहां पे भी एंट्री फी होती है. एंट्री फी अगर आप पे करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स. चलो ठीक है, ये दो आइटम तो गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट रखे ही रखे जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं. उसके अलावा उन्होंने सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैलेट, ये भी उन्होंने एग्जम्प्ट रखा हुआ है. अवार्ड फंक्शन आप जाओगे, कॉन्सर्ट देखने जाओगे, पेजेंट देखने जाओगे, म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखने जाओगे, एनी अदर स्पोर्टिंग इवेंट देखने जाओगे अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, तो भी एग्जाम करके रखा है. फिर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट को भी एग्जाम करके रखा है. आपके मुंबई में परेल में, ठीक है ना, प्लानिटेरियम है वहां पे, नेहरू प्लानिटेरियम, अगर आप वहां पे जाके देखकर आते हो तो ये भी एग्जाम है. अगर 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 एबीसीडी का जो ऊपर लिखा हुआ है उसका कंसिडरेशन जो एंट्री फी है दैट इज नॉट मोर देन 500 रुपीज पर पर्सन, 500 रुपए से अगर ज्यादा नहीं है तो ये एग्जामिशन मिलेगा. ऐसे यहाँ पे उन्होंने बात की गई है. रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट मतलब रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी जो पार्टिसिपेटिंग टीम जहां पे रिप्रेजेंट करती है कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई स्टेट या जोन या कंट्री. आपको क्या लग रहा है जो आईपीएल की जो मैच होती है वो रिकॉग्नाइज होती है क्या? इज इट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट? जल्दी बोलो, क्या वो रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग होता है क्या? अभी आईपीएल जो चल रहा है, इज इट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट? क्या वहां पे प्लेयर जो है वो किसी देश के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए या जोन के लिए खेल रहे हैं क्या? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? जल्दी बोलो ना, क्या आईपीएल रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट माना जाता है क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को? हेलो, प्लीज रिप्लाई. आईपीएल की टिकट को एग्जम्पशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो तो बोलो. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आईपीएल एग्जम्प्ट होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है. ठीक है ना. अगर वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है जहां पे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया चलता है तो एग्जम्प्ट है. ठीक है ना. लेकिन वो कब एग्जम्प्ट है? जब टिकट 500 के नीचे होगा तब एग्जम्प्ट है. वो तो बात हो ही जाएगी अभी यहाँ पे. आगे चलते देखते हैं. वैलिडेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द दोलमा लाखंग गुम्फा इन हिमाचल प्रदेश, कुछ है पता नहीं, is unprotected heritage center. The Archaeological Survey India has provided fund for maintenance of such heritage center. Admission to such heritage center is exempt from GST. इसको हमको वैलिडेट करना है कि ये स्टेटमेंट अनप्रोटेक्टेड है ना. हमने बात क्या की थी अभी, हमने वर्ड क्या पढ़ा था? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो होते हैं वो एग्जेम्प्ट है, ये अनप्रोटेक्टेड है. द गिवन स्टेटमेंट इज इनवैलिड. क्यों इनवैलिड है? Admission to protected monument so declared under Ancient Monument and Archaeological still remains Act 1958 or any other state act is exempt. However, exemption is not granted for unprotected heritage center. ये तो आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है. Okay. Next,
एडमिशन टू आईपीएल, अभी अभी हमने बात की, आईपीएल इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, 495 टिकट लिया हुआ है और इंटरटेनमेंट टैक्स उसके ऊपर 25 रुपीज का लगा हुआ है, तो टिकट का प्राइस कितना हो गया, टिकट का प्राइस हो गया 520 रुपीज, और 520 रुपीज इज मोर देन 500 रुपीज, देयरफॉर दिस इज द टैक्सेबल सप्लाई एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू इज 520, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने वो भी दे दिया रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट का या एडमिशन का। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे छोटी मोटी बातें हैं। सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, अब ये भी जो है इसमें ना बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आ गए, थोड़ा कंफ्यूजन भी था, और गवर्नमेंट ने थोड़ा यहाँ पे लोचा कर दिया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को लेके। तो ये सारी बातें अभी हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी अभी आया हुआ है क्लैरिफिकेशन, तो एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। Wherever you are staying as of now in Mumbai, I hope that is the residential housing society. Residential housing society आप समझते हो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उनकी यहाँ पे बात कर रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो आपका हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करने का उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, वो चार्जेस भी मेंबर से ही लेते हैं। वो आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी वो आपको कुछ सर्विसेज देती है, जैसे क्लीनिंग की सर्विस, वाटर सप्लाई की सर्विस, आपके कैंपस में जो बिल्डिंग का आपका जो कैंपस होगा उसमें गार्डन अगर होगा तो गार्डन मेंटेनेंस का सर्विस, फिर आपके यहाँ पे अगर वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड होगा तो उसका सैलरी उसमें से जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो लाइटिंग होती है, कॉमन लाइट्स होते हैं जो स्टेज केस पे होते हैं या गार्डन में जो कॉमन लाइट्स होते हैं उसका सर्विस, पार्किंग का सर्विस, तो सोसाइटी कुछ ना कुछ आपको सर्विस देती है, वो फ्री में नहीं होता, उसके बदले में आपसे मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं हर महीने। यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर मेंटेनेंस चार्जेस जो आपके हैं, ठीक है ना, वो 7,500 तक अगर होंगे, अप टू बोला है उन्होंने, लेकिन आगे जाके इसको बोला है कि ये कंडीशन, ये होना तो लिमिट चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है प्लीज रीड इट एज अ कंडीशन। अप टू जहां पे भी लिखा जाता है वो यूजुअली लिमिट होता है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है नहीं हमारा इंटेंशन लिमिट रखना नहीं था, हमारा इंटेंशन कंडीशन रखना था। वो मैं आपको आगे पढ़ा देता हूँ। पर मंथ पर मेंबर अगर होगा फॉर सोर्सिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन अ हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। हाउसिंग सोसाइटी या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अगर आपने 7,500 तक का अगर आपका मेंटेनेंस होगा, आई एम श्योर आप लोग जो मेंटेनेंस पे करते रहेंगे, यूजुअली आई एम आस्किंग, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, लेकिन आप में से कोई भी किसी का भी फैमिली मुझे लगता है 7,500 से ज्यादा मेंटेनेंस पे नहीं करता होगा। वेयर आई यूज्ड टू स्टे इन मुंबई, ठीक है ना, मेरे बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है दैट इज लेस देन 1,000 रुपीज, ठीक है ना, कुछ 800-900 रुपीज ऐसा कुछ मेंटेनेंस आता है। तो you can understand this is not for small residential cooperative society, this is for very large residential cooperative society जहाँ पे लिफ्ट होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, जहाँ पे इंटरकॉम होता है, जहाँ पे स्विमिंग पूल होता है, वहां पे मेंटेनेंस शायद 7,500 से ज्यादा होता होगा। अच्छा, 7,500 रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जाम्पल, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कोई मॉल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मॉल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो प्लीज समझो यहाँ पे अगर 2,000 भी अगर होगा मेंटेनेंस चार्जेस तभी भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि जो 7,500 का जो एग्जम्पशन है दैट इज नॉट गिवन टू द कमर्शियल प्रॉपर्टीज और शॉप लाइन, ये जो है वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए उन्होंने एग्जाम करके रखा हुआ है। उसके अलावा ये जो एग्जम्पशन है वो ट्रेड यूनियन के लिए भी दिया जा रहा है, और आपकी सोसाइटी अगर आपको कोई एग्जाम सर्विस देती है, जैसे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी कल अगर कोविड-19 की किट प्रोवाइड करती है, अब कोविड-19 का किट या हेल्थ केयर किट प्रोवाइड करना अपने आप में एग्जम्प्ट है समझो, तो आपकी सोसाइटी अगर कोविड चेकअप करवाती है आप सारे मेंबर्स को बाय चार्जिंग सम नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस, तो क्योंकि हेल्थ केयर अपने आप में एग्जम्प्ट है तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो ए और बी में इतना प्रॉब्लम नहीं है, ए और बी एकदम इजी है, प्रॉब्लम यहाँ पे सी में आता है, ठीक है ना। तो सी की हम बातें कर लेते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डाल के बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए हुए, वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। ये देखो क्या बोलता है, क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी ऑन मंथली सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन चार्ज बाय अ रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फ्रॉम इट्स मेंबर। तो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर से जो मेंटेनेंस चार्ज लेता है उसके ऊपर ये क्लैरिफिकेशन पूछा गया। पहले तो उन्होंने एग्जम्पशन लिखा हुआ है, आर द मेंटेनेंस चार्जेस पेड by the resident to a resident welfare association in a housing society is exempt from GST? If yes, is there any upper limit to, on amount?
तो अपर लिमिट है क्या? तो हाँ, आपको तो पता ही है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय RWA, ठीक है ना, to his own members by way of reimbursement of the charges or share contribution up to 7,500 per month per member for providing services and goods for the common use of its member in a housing society or a residential complex are exempt। तो ये पहले उन्होंने जैसा लॉ है वैसे ही लिखा हुआ है। फिर उन्होंने क्या बोला, अगर रेसिडेंशियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्रीगेट टर्नओवर उसका 20 लाख तक है या लेस है, इज इट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन? आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टर्नओवर ही 20 लाख के नीचे होगा, पूरे साल भर का आपका कंट्रीब्यूशन ही 20 लाख के नीचे होगा, तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं रहोगे। और क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं रहोगे, तो आपको अगर फिर भी 7,500 से ज्यादा अगर आप किसी को चार्ज कर रहे हो, तो टैक्स लगने की बात ही नहीं होती ना, क्योंकि ओवरऑल तो आप एग्जम्प्ट ही हो, आपने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया है। तो वो बता रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको लेने की जरूरत नहीं है। If aggregate turnover does not exceed 20 lakh in a financial year, it shall not be required to take the registration and pay GST even if the amount of maintenance charges exceeds 7,500 per month। तो ये तो बात क्लियर है। RWA shall require to pay GST on monthly contribution from the member अगर सब्सक्रिप्शन मोर देन 7,500 पर मंथ होगा and the annual aggregate turnover of the RWA by way of supplying services गुड्स एक्सीड 20 लाख। तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन कर दिया, दो कंडीशन अभी आप याद रखो कि टर्नओवर भी आपका 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आप रजिस्टर्ड एंटिटी माने जाओगे, और उसके अलावा जो मंथली चार्जेस होते हैं, मंथली चार्जेस जो होते हैं वो मोर देन 7,500 होने चाहिए, तभी ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करोगे तो ही आपको टैक्स लगेगा, तभी आपको टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे उसके एग्जाम्पल बना के दिए, अलग अलग एग्जाम्पल बना के दिए, डुअल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। टर्नओवर मोर देन 20 लाख है, लेकिन आप जो मंथली चार्ज लेते हो वो मोर देन 7,500 है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, टर्नओवर कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और लिमिट की भी सेटिस्फाई होगी, तो एग्जम्प्ट होगा, नहीं तो टैक्सेबल होगा, यस, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपका 7,500 से कम होगा तो भले टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, फिर भी ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 20 लाख से नीचे टर्नओवर होगा तो मोर देन 7,500 होने दो या लेस देन 7,500 होने दो, दोनों केस में एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो आपको तो टैक्स वैसे भी लेने के पावर नहीं है। चलो ठीक है। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने, क्योंकि आप ये सर्विस देने के लिए बहुत सारे इनपुट्स लोगे, तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा? ऑब्वियसली जब आप टैक्स भरते हो तो आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। आईटीसी के चैप्टर में हम बात करेंगे कि आईटीसी का प्रोपोर्शनेट कैसे किया जाता है। अगर दोनों देंगे, एग्जम्पशन एज वेल एज टैक्सेबल सर्विसेज देंगे, तो वो कैसे किया जाएगा, वो रूल नंबर 42 करके एक आता है मिक्स के लिए, लेकिन ये आईटीसी प्राइमा फेसी अवेलेबल होगा। आगे चलता हूँ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में एक पर्सन के 2 फ्लैट होते हैं, ठीक है ना, 2 फ्लैट होते हैं, एक ही ओनर के 2 फ्लैट होते हैं, और यहाँ पे 5,000 पर मंथ अगर आप लेते हो, तो अग्रीगेट में देखोगे तो 10,000 पर पर्सन दे रहा है, एक पर्टिकुलर ओनर 10,000 पे कर रहा है, लेकिन पर फ्लैट अगर आप देखोगे तो 5,000 के नीचे है, तो इसको एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला यस, यहाँ पे पर मेंबर मतलब एक हाउस आपको कंसिडर करना है, भले वो जो पर्सन है वो उसके 2 घर होंगे तो वो 7,500 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पर हाउस इट शुड बी लेस देन 7,500। तो क्या बोलता है देखो, एज पर द जनरल बिजनेस सेंस अ पर्सन हु ओन्स 2 or more रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन अ हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स shall normally be the member of the RWA for each residential house owned by him separately। तो उसको अलग से माना जाता है कि वो अलग से लिमिट है। The ceiling limit of 7,500 per member shall be applied separately for each residential apartment owned by him। तो उसको अलग अलग लगेगा, ऐसे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है। अगर उसने उसके 2 अपार्टमेंट होंगे और 15,000 वो पे कर रहा है, तो 7,500 पर कर रहा है, तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने यहाँ की बातें क्लियर कर दी। चलो यहाँ की बातें क्लियर हो गई, अभी हम जाते हैं मॉड्यूल में। अब मॉड्यूल में भी हमारी कुछ बातें उन्होंने क्लियर करके रखी है। यहाँ पे देखो, ये एक लाइन जो है जो जरा हटके है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मुझे, तो यह जरा याद रखो। हाउएवर मंथली कंट्रीब्यूशन अगर एक्सीड होता है 7,500, तो एंटायर कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दे दिया, पहले ये क्लैरिफिकेशन नहीं था, लेकिन अभी ये क्लैरिफिकेशन आ गया। तो उन्होंने बोला अगर 9,000 चार्ज होता होगा तो पूरा का पूरा 9,000 टैक्स होगा, नॉट द नेट अमाउंट। नेट अमाउंट टैक्स नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 9,000 टैक्स होगा। ऐसा सीबीडीटी ने यहाँ पे एफएक्यू में क्लैरिफाई किया था। और प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये यहाँ पे अप टू लिख के भी गवर्नमेंट बोलता है कि इसको अप टू ना पढ़ के नॉट मोर देन पढ़ो, मतलब कंडीशन के जैसे पढ़ो,
लिमिट के जैसे मत पढ़ो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। चलो ठीक है, और एक यहाँ पे 77A एंट्री है, वो भी पढ़ा देता हूँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन profit entity registered under any law from time being in force engage in activities relating to welfare of industry और एग्रीकल्चर, लेबर और फार्मर। आपको पता होगा बहुत सारी फार्मर एसोसिएशन होती है, रिक्शा संगठन होती है, ठीक है ना, बहुत सारी एसोसिएशन होती है, वो सारों को उन्होंने यहाँ पे एग्जाम करके रखा है। प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट, एजुकेशन, सोशल, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ये सारे छोटे 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 जो एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं उनको यहाँ पे एग्जामिशन करके रखा है। अगर आप पर मेंबर 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं लोगे तो आपकी जो मेंबरशिप फी होती है वो 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फी अप टू 1000 पर मंथ पर मेंबर पर ईयर होना चाहिए। तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें वहां पे उनको एग्जामिशन करके रखा हुआ है। दैट्स ऑल, इतना इसमें अभी जितनी बात करनी थी उससे ज्यादा ही हमने बात कर ली। अगर आप अपनी एंटिटी को ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न करते हो, गोइंग कंसर्न मतलब आप अपनी कंपनी को अमालगमेट कराते हो, तो अमालगमेशन में क्या होता है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी विल बी ट्रांसफर्ड टू अमालगमेटेड कंपनी फॉर द परचेस कंसिडरेशन। तो ये परचेस कंसिडरेशन के ऊपर टैक्स नहीं लगता क्योंकि बिजनेस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ट्रांसफर बाय वे ऑफ गोइंग कंसर्न टैक्स नहीं होता, ट्रांसफर बाय वे ऑफ गोइंग कंसर्न टैक्स नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न का उन्होंने बात किया, पूरा का पूरा अमालगमेशन का उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लो। रॉयल होटल ग्रुप इज एन बिजनेस ऑफ रनिंग अ चेन रेस्टोरेंट, इट इंटेंड्स टू सेल इट्स बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। अगर आप गोइंग कंसर्न में सेल करते हो तो इट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी ऑन सच बिजनेस। चलो ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। फिर सप्लाई ऑफ सर्विस एसोसिएटेड विद ट्रांजिट ऑफ कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, लैंडलॉक कंट्रीज, इनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एग्जाम कर दिया है। वैसे भी इसको एक्सपोर्ट सर्विस मान के एग्जाम कर देना चाहिए था, लेकिन एक्सपोर्ट सर्विस बनने के लिए फॉरेन करेंसी का आना बहुत जरूरी होता है। अब ये नेपाल एंड भूटान से यूजुअली फॉरेन करेंसी नहीं आता, इंडियन रुपी आता है, तो उन्होंने बोल दिया फिर भी एग्जाम कर दिया, अच्छे नेबर है अपने, वहां पे अगर आप ट्रांसपोर्ट कराते हो तो हमें उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, जाने दो, एग्जाम कर दो, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको जब कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर आपने लेट आउट किया हुआ है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और इसकी 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। रेसिडेंशियल हाउस अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया होगा तो एग्जम्प्ट, रेसिडेंशियल हाउस अगर ऑफिस चलाने के लिए दिया होगा कमर्शियल पर्पस तो टैक्सेबल। या आप लोग भी किधर तो ये पॉइंट के बाजू में लिख देना, ठीक है ना। रेसिडेंशियल हाउस सॉरी कमर्शियल हाउस अगर कमर्शियल पर्पस के लिए दिया होगा तो भी टैक्सेबल, और कमर्शियल हाउस अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया होगा तभी भी टैक्सेबल। इसका क्या मतलब होता है, रेसिडेंशियल हाउस रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया तो ही एग्जम्प्ट होता है, अदरवाइज बाकी 3 सिचुएशन में टैक्स हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे ये बात। आगे चलते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फॉर अ रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस, having value of supply of a unit accommodation below 1000 per day था, ये अभी उन्होंने 1000 तक कर दिया है। क्योंकि पहले होटल क्या करते थे 999 चार्ज करते थे, तभी एग्जम्पशन होता था। अगर आप 1000 चार्ज करोगे तो टैक्सेबल हो जाता था। ये फालतू की नीति, 1 रुपए के लिए वो बेचारा भी 1 रुपया छुट्टा कहाँ देखने जाएगा 999 के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, हमारा इंटेंशन ऐसा, वो बिलो 1000 रुपीज लिखने की नहीं था, हमारा इंटेंशन था अप टू 1000 लिखने का, इसलिए उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन करके अमेंडमेंट मटेरियल में उन्होंने डाल दिया हुआ है। इसका भी मैं आपको अमेंडमेंट दिखा देता हूं। ये देखो, पहले बिलो था, एंट्री नंबर 14 में पहले बिलो 1000 पर डे था, अभी यहाँ पे उन्होंने किया है बिलो और इक्वल टू करके यहाँ पे उन्होंने वर्डिंग ऐड कर दी है इक्वल टू 1000 पर डे। तो एग्जैक्ट 1000 होगा तभी भी अभी एग्जेप्ट होगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 रुपए तक का होटल अगर आप बुक करते हो तो एग्जम्पशन मिलेगा। अभी होटल सर्विसेज चालू होने वाली है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चालू हो ही गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, अब ये हायर की बात होगी कि आपने बसेस वगैरह भाड़े पे दी। तो सबसे पहला तो है कि आपको पता होना चाहिए कि जो टाटा जो है वो बसेस बना के, टाटा जो है बसेस मैन्युफैक्चर करके अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट को हायर पे देता है।
तो टाटा ने बसेस बनाए और अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट को हायर पे दिया हुआ है, तो हम नहीं चाहते उसके ऊपर टैक्स लगे, हम नहीं चाहते उसके ऊपर टैक्स लगे, वो एग्जम्पशन रहे। लेकिन उसका कंडीशन है यहाँ पे, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मतलब आपको पता चल गया, एमएसआरडी मतलब महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन, या जो स्टेट होते हैं ट्रांसपोर्ट बसेस होती है उनकी बात कर रहे हैं। मोटर व्हीकल मेन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, 12 से ज्यादा पैसेंजर कैरी होनी चाहिए तो ये एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यस, यू नीड टू कीप इट इन माइंड, 12 से ज्यादा पैसेंजर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। या तो आपने क्या किया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट को, जीटीए को आपने ट्रक दे दिया है रेंट पे, ठीक है ना, जीटीए को ट्रक रेंट पे दिया हुआ है, तभी भी एग्जम्पशन दिया गया है। And motor vehicle for transportation of student, faculty, staff to a person providing services of transportation of student, faculty and staff for education institution providing services by a preschool up to higher and secondary school। ये तो हमने पहले ही बात कर लिया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है। आगे चलते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। तो टोल अपने आप में अपने को लगता है कि टैक्स ही लग रहा है अपने को, ठीक है ना, तो टोल के ऊपर फिर से जीएसटी नहीं लगेगा। 100 रुपीज का टोल है तो 100 रुपीज ही लेंगे, 118 रुपीज नहीं लेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने वो एग्जाम करके रखा हुआ है। एक्सेस टू एनी रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी। एन्युटी मतलब आपने क्या कर दिया, किसी ब्रिज हो या पेमेंट को आप रेगुलरली पकड़ लो, भी बैंड्रा वगैरह सीलिंग यूज करते हो तो अपने साल भर का पास ही निकाल लिया हुआ है तो उसको एन्युटी बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो भी एग्जम्प्ट है, वो भी एग्जम्प्ट है। आपने कभी हाईवे से ट्रैवल किया होगा तो आपको ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल पोल दिखे होंगे, ठीक है ना। कभी कभी मैं देख के वंडर करता हूँ, माउंटेन्स वगैरह के एज पे होते हैं। आप कभी लोनावला आओगे तो आप देखो लोनावला के कैसे कैसे जगहों पे ये इलेक्ट्रिकल पोल उन्होंने लगाए हुए हैं। मतलब वी हैव टू एडमिट द मार्वेलियस वर्क ऑफ इंजीनियरिंग एक्टिविटी जो इन्होंने इंजीनियरिंग, जिसने भी इंजीनियरिंग किया होगा, माउंटेन पे, माउंटेन के ऊपर एकदम एज में जाके ये टावर खड़े करने और उसके ऊपर केबलिंग करना is such a difficult and kind of impossible task, I would say। लेकिन ये लोग ने किया हुआ है। उन कंपनीज को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज होती है, इनको यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है। However, CBIC has clarified that other services provided by DISCOM distribution companies to consumer again charges are liable to tax। ठीक है, चलेगा, बाकी सब कुछ टैक्स लगेगा, जैसे एप्लीकेशन फी टैक्सेबल है, रेंटल चार्जेस टैक्सेबल है, टेस्टिंग फी फॉर मीटर टैक्सेबल है, लेबर चार्जेस फ्रॉम कस्टमर टैक्सेबल है, डुप्लीकेट बिल के लिए अगर चार्जेस लिया तो टैक्सेबल है। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, खाली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो करोगे वो एग्जम्प्ट है, बाकी सब कुछ टैक्सेबल होगा। एडिशनल सर्विसेज आप दोगे तो टैक्सेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे अपना और एक अच्छा खासा कंटेंट हमने कवर कर लिया है। अभी आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। 12-10 अभी हो रहा है, एक 12-20 को आप ज्वाइन करो। 12-20 को हम आगे के एग्जाम्पशंस कवर करेंगे। जितने मैंने अभी किए आप प्लीज गो थ्रू कर लो, अपने मॉड्यूल में से मार्किंग कर लो फटाफट। 10 मिनट का टाइम है आपके पास, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछो।